BA लिमिटेड एंड DA लिमिटेड बोथ द कंपनीज ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री। तो जो BA लिमिटेड है, DA लिमिटेड सेम इंडस्ट्री में ही ये लोग ऑपरेट करते हैं। इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन्फॉर्मेशन नीचे हमें दे रखा है, जिसमें कि करंट असेट्स है, फिर फिक्स असेट्स है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व सरप्लस इसका मतलब हुआ वो, फिर डेट हमें दे रखा है और लायबिलिटीज हमें दे रखी है। इनकम स्टेटमेंट फिर हमें दे रखा है। ये ऊपर क्या था, ये ऊपर बैलेंस शीट था और ये यहाँ पे पेंडल दे रखा है आपको। तो पेंडल में जो रेलेवेंट है वो पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा ये रेलेवेंट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रेलेवेंट है, DP रेशियो और प्री मर्जर MPS ये हमारा रेलेवेंट पोर्शन है। तो रेलेवेंट पोर्शन क्या हुआ, ये हमारा रेलेवेंट पोर्शन हुआ। फिर हमें क्या करना है, एज्यूम डेट बोथ द कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग अ मर्जर थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, यू हैव बीन आस्क्ड टू असिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग इक्विटेबल एक्सचेंज टर्म्स एंड आर रिक्वायर्ड टू। तो हमें क्या क्या निकालना है एक्सचेंज रेशियो के लिए, हमें EPS निकालना है, PE रेशियो निकालना है, ROE निकालना है और बुक वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो, जो बुक वैल्यू जो ROE है ना, वो हम बुक वैल्यू निकालने के बाद ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो ROE है, ROE का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ROE के फॉर्मूले में बुक वैल्यू आता था, यानी हमें पहले बुक वैल्यू चाहिए होगा, यानी ये हमारे फर्स्ट रहेगी, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी। तो सबसे पहले हम EPS निकालते हैं। तो देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स है ही, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ही, EPS हमारा तो डिवाइड कर दो, आराम से आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका EPS आराम से निकल करके आ जाएगा। फिर P रेशियो निकालना है। अब देखो, P रेशियो निकालना है, MPS हमें दे रखा है, EPS हमने अभी अभी निकाला है, तो P रेशियो हम डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हैं। तो MPS दे रखा है, P रेशियो हमने निकाला है, सॉरी EPS अभी भी निकाल ही लिया है, तो जो MPS बाई EPS कर देंगे, MPS बाई EPS तो P रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो कितना निकल करके आया, ये आगे ना निकल करके, बहुत ईजी। बुक वैल्यू निकालनी है, तो बुक वैल्यू में आपको पता है 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किसी भी तरीके का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, ना कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस होता है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो हमारा टोटल बुक वैल्यू आ जाएगा। अब टोटल बुक वैल्यू आ जाएगा, तो लेकिन हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो टोटल बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो देखो, टोटल बुक वैल्यू आ गया हमारा, ये सॉरी ये नहीं है, ये नहीं, टोटल बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो कितना आ रहा है, 12 और 10। अब ROE निकालना लास्ट में। तो ROE का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय बुक वैल्यू। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, ये रहा ना, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,99 सर 2,10,99 ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसको डिवाइड कर दो बुक वैल्यू पर शेयर से, तो ये बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया आपका, ROE 17.5% और 12.37% आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है, ग्रोथ रेट पूछ रहा है। अब ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ROE इंटू रिटेंशन रेशियो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है। ROE हमने अभी भी निकाला कितना, 17.5% और 12.37% हमने ROE निकाला। हमें चाहिए रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कैसे निकालता है, 1 माइनस DP रेशियो। रिटेंशन क्या हुआ कि मतलब जितना हमने कमाया उसमें से हमने कितना रिटेन किया, उसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो। तो DP रेशियो हमें दे रखा है, DP रेशियो यानी 100 अगर हमने कमाया, या फिर 1 अगर हमने 1 रुपया कमाया, तो उसमें से अगर हमने इतना जो है वो डिविडेंड पे आउट कर दिया, तो रिटेंशन कितना बचा, तो वही है। तो देखो, ये DP रेशियो आपको दे रखी है, तो अगर 1 में से 1 रुपया कमाया, 40% को हमने डिविडेंड दे दिया, तो रिटेंशन रेशियो कितना बचा, 60%। और इसका रिटेंशन रेशियो 40%, तो 60 और 40% बचा। देखो 60% और 40% रिटेंशन रेशियो, इन दोनों को इंटू कर दो, ROE और ये ROE है और ये रिटेंशन रेशियो, इन दोनों को इंटू कर दो। ये देखो हमने कर दिया, तो हमारा जो ग्रोथ रेट आया कितना, 10.5% और 4.95% हमारा आ गया। तो सेकंड भी हो गया। थर्ड में कह रहा है कि जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो होने वाली है ना BA लिमिटेड की, किसकी, BA लिमिटेड की जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस यानी ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होने वाली है आफ्टर द एक्विजिशन पोस्ट मर्जर होने वाली है, वो कितनी, 20 रुपये पर शेयर की होने वाली है। You are required to develop a range of the justifiable equity share exchange ratios that can be offered by BA Limited to the shareholders of DA Limited based on your analysis in part first and second. Would you expect the negotiated terms to be closer to the upper or the lower exchange ratio limits and why? तो हमें क्या कह रहा है कि अपने को एक जो एक्सचेंज रेशियो है ना, जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है, उसका एक रेंज डेवलप करना है। रेंज मतलब
कि उसमें एक अपर रेंज होना चाहिए और एक लोअर रेंज होना चाहिए, जो कि ऑफर किया जाएगा BA लिमिटेड द्वारा। किसके शेयर होल्डर्स को? DA लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाएगा। तो डेवलप कर देते हैं। तो जो शेयर एक्सचेंज जो रेशियो होती है उसको तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। इसी तरीके से निकालते हैं। पैरामीटर क्या है? तो यहाँ पे हमें हिंट दे रखा है, कह रहा है कि जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है वो 20 हो जाएगी। यानी जो पैरामीटर हमें लेना, कौन सा लेना? मार्केट प्राइस लेना है। यानी मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से निकालते तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा एक ही निकलेगा। हमारा तो एक ही निकलने वाला है शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो अगर 2 निकलेगा तभी तो अपर या लोअर लिमिट हम सेट कर पाएंगे। तो 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक में तो हम सिंपल सा MPS ले लेंगे, दूसरे में हम क्या लेंगे? MPS की जगह हम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस यानी ये वाला ले लेंगे। तो देखो इन्होंने भी यहाँ पे यही किया ना। हाँ देखो, टारगेट कंपनी कौन सी है? कौन किसको एक्वायर करना चाहता है यार? BA लिमिटेड ऑफर कर रहा है DA लिमिटेड को। खैर यहाँ पे जो हमने टारगेट कंपनी पाना है ना, वो लिख लेना कहीं पे। जो टारगेट कंपनी है वो हमारी है, टारगेट कंपनी जो है वो DA है। जो DA है वो हमारी ये हमारी यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ऑफर करेगा। ऑफर कौन करता है? ऑफर करता है एक्वायरर। तो ये BA हमारी एक्वायरर हो गई और DA हमारी टारगेट कंपनी हो गई। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो DA है ना, DA का थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस 20 रुपये हो जाएगा। DA का, BA का नहीं होगा, DA का होगा। तो टारगेट बाई एक्वायरर ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम एक बार थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस लेके देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस लेते हैं तो जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आती है वो टारगेट की आती है 20। और MPS कितनी है? MPS तो 40 है, हमने देखा यहाँ पे। MPS कितना है? MPS 40 है BA का। फिर MPS एक बार 15 है, एक बार 40, जो ऑलरेडी जो दे रखा है प्री मर्जर MPS वो लेकर के हमने किया। देखो एक बार ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया और एक बार ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया ऊपर में। तो ये हमारी 2 एक्सचेंज रेशो निकल करके आ गई। तो इसमें से अपर लिमिट लोअर लिमिट कौन सी है? देखो एक शेयर के बदले में यहाँ पे ऊपर वाले में ज़्यादा आधा शेयर इशू किया जा रहा है और यहाँ पे आधे शेयर से भी कम इशू किया जा रहा है। यानी हमारी अपर लिमिट हो जाएगी और ये लोअर लिमिट हो जाएगी। तो जो BA लिमिटेड है जो कि एक्वायरर है, वो कौन सा जो एक्सचेंज रेशियो है, कौन सी लिमिट है वो ऑफर करेगा DA लिमिटेड को, जो कि टारगेट कंपनी है हमारी। तो देखो आप यहाँ पे ये जो BA लिमिटेड है उसका EPS भी देखो बड़ा है। BA लिमिटेड का आप देखोगे तो PE रेशियो भी बड़ा है। BA लिमिटेड का मार्केट प्राइस भी बड़ा है। BA लिमिटेड का बुक वैल्यू पर शेयर भी बड़ा है। यानी BA लिमिटेड यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो BA लिमिटेड जो चाहता है वो कर सकते हैं। तो BA लिमिटेड क्या है? एक्वायर कर रहा है, तो ये कम से कम देने की कोशिश करेगा। यानी जो BA लिमिटेड है हमारा वो लोअर लिमिट इसको ऑफर करेगा। फोर्थ देखते हैं। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ ना हम एक साथ कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में क्या हुआ है कि आप वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या बताना, आपने गेन या लॉस बताना है EPS में कि मर्जर के कारण EPS में दोनों कंपनीज की गेन या लॉस कितना हो रहा है, और मर्जर के कारण ही दोनों कंपनीज की MPS में गेन या लॉस कितना हो रहा है, वो फिफ्थ पार्ट में पूछा। तो हम तो एक साथ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके के स्टेटमेंट बनती है EPS और MPS वाली। मैंने इसको EPS करके सॉल्व किया, इसको MPS करके मैंने सॉल्व किया है। तो प्री मर्जर EPS कितना है हमने अभी निकाला है ना हमने। प्री मर्जर भी निकाला था 2.1 और 1.235 प्री मर्जर EPS तो ये रही। अब पोस्ट मर्जर जो EPS हमें वो चाहिए। तो पोस्ट मर्जर EPS के लिए हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? या तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर लें, या फिर जो PE रेशियो है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो देखो जो पोस्ट मर्जर जो EPS होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, EAT ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस EAT ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मर्ज फर्म।
तो ईएटी ऑफ एक्वायरिंग कंपनी क्या है, ऊपर हमने देखा था 2,10,000 और 99,000 यही था। और शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी कितने, जो शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी है उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, एक्वायरिंग कंपनी कौन है, बी ए, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितने थे 1 लाख, और इसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने 80,000। और तो लेकिन हम तो 1 लाख तो ले लेंगे लेकिन 80,000 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मर्ज फर्म में डी लिमिटेड के पास 80,000 शेयर्स नहीं होंगे, इसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, इसको एक शेयर के बदले ना बाबू, इसको एक शेयर के बदले में 0.375 शेयर इशू की जा रही है, यानी जो 80,000 शेयर है उसके बदले में इसको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए होंगे। तो देखो 80,000 के बदले में इसको 0.4 राउंड ऑफ करो तो 0.4 ही आएगा ना। तो कितने, जो भी आपका आंसर आएगा आप इसको डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 2.341। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो हमारा कितना आ गया 2.341, ये हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस करके आ गया। जो मैं आपको बता रहा था ना ईपीएस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो कि टोटल अर्निंग वो भी ठीक है, बट हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया सिंपल। पी रेशो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पहले हमें एमपीएस निकालना पड़ेगा, है ना, और एमपीएस हमें पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला ले लेंगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला तो अपने को पता है ही। तो पोस्ट मर्जर फॉर्मूला निकल कर आ गया, तो बीए का यानी एक्वायरिंग कंपनी जो है उसका हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर एमपीएस भी हमें सॉरी प्री मर्जर ईपीएस और प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर ईपीएस भी पता चल गया, तो हम कंपेयर करके आराम से गेन एंड लॉस बता सकते हैं। लेकिन टारगेट कंपनी के लिए हम क्या निकालते हैं, टारगेट कंपनी के लिए हम एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। तो एडजस्टेड ईपीएस के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पोस्ट मर्जर या प्री मर्जर जो पोस्ट प्री मर्जर जो पोस्ट मर्जर हमारा जो ईपीएस होता है उसमें हम एक्सचेंज रेशियो से इंटू कर देते हैं। तो ये हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस है, एक्सचेंज रेशियो अपनी ये रही, तो अपना आ गया एडजस्टेड ईपीएस। तो एडजस्टेड ईपीएस को हम कंपेयर करेंगे प्री मर्जर ईपीएस से, तो वो हमारा गेन लॉस आ रहा है, तो कितना आ रहा है, हमारा लॉस आ रहा है, और एक्वायरर के लिए क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, और जो टारगेट है उसके लिए लॉस आ रहा है। इसी तरीके से हम जो एमपीएस है उसको कंपेयर करके गेन लॉस निकालेंगे। तो प्री मर्जर एमपीएस तो हमें पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है। पोस्ट मर्जर ईपीएस तो हमें दे रखा है, तो हमें पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है। अच्छा, पी रेशो भी हमें दे रखा है, अभी दे क्या रखा हमने, तो खुद ही निकाला पी रेशियो 19.05 का, लेकिन ये प्री मर्जर है, तो जो पी रेशियो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है कि वो प्री मर्जर पोस्ट मर्जर दोनों में क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा वो पोस्ट मर्जर भी। तो पोस्ट मर्जर हमारे पास पी रेशियो आ गई, पोस्ट मर्जर ईपीएस अभी हमने यहाँ पे निकाली है, तो एक्स की वैल्यू यानी जो पोस्ट मर्जर जो एमपीएस है वो निकल करके आ जाएगी। तो कितनी निकल करके आ रही है 44.6। तो पोस्ट मर्जर एमपीएस निकल करके आ गई, पोस्ट प्री मर्जर एमपीएस निकल करके आ गई, तो आप डिफरेंस निकालोगे यानी गेन या लॉस निकालोगे, तो जो एक्वायर कंपनी है उसको क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। लेकिन जो टारगेट कंपनी है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं एडजस्टेड एमपीएस। तो हम क्या करते हैं, एडजस्टेड एमपीएस के लिए जो पोस्ट मर्जर जो भी हमारा एमपीएस होता है उसको एक्सचेंज रेशियो से इंटू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पोस्ट मर्जर एमपीएस को एक्सचेंज रेशियो से इंटू करते हैं, तो हमारा जो है वो एडजस्टेड एमपीएस निकल करके आ गया। एडजस्टेड एमपीएस हमारा निकल करके आ गया, और प्री मर्जर एमपीएस, इन दोनों को देखो आप कंपेयर करो क्या आ रहा है, गेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेन आ रहा है, लेकिन एक्वायरर का ज़्यादा गेन आ रहा है अभी भी। जब हम कंपेयर कर रहे थे ईपीएस में तो इसमें तो लॉस आ रहा था, लेकिन एमपीएस में फ़ायदा हो रहा है, बट फ़ायदा अभी भी एक्वायरर का ही ज़्यादा हो रहा है। तो हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया है। आपको इस सवाल में ना कई जगह प्रॉब्लम हुई होगी मेरे हिसाब से, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सॉल्व करवा दूँगा जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक।